नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टिच। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, स्वागत के साथ चर्चा हम करना चाहते हैं बिहार से राज्यसभा के उम्मीदवारों के बारे में। देखिए, सबसे पहले बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि उनके राज्यसभा सदस्य कौन कौन होंगे, कौन कौन उम्मीदवार होंगे, और सुशील कुमार मोदी की सेवा समाप्त कर दी गई। 33 वर्षों का सफर विराम लग गया। सुशील कुमार मोदी ने नए उम्मीदवार धर्मशिला गुप्ता और भीम सिंह चंद्रवंशी को बधाई भी दी। देखिए, बीजेपी ने सामाजिक समीकरण को गढ़ा, नए लोगों को मौका दिया। एक महिला नेत्री जो भेजी गई, उनके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं करता था। देखिए, दरभंगा की रहने वाली हैं, वहां काउंसलर रही हैं। और दूसरे भीम सिंह चंद्रवंशी, जो मूल रूप से जेडीयू के आरजेडी के नेता रहे थे, बीजेपी में आए और उन्हें राज्यसभा का टिकट मिल गया। तो इस बात के साथ ही यह चर्चा शुरू हो गई कि जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी की विदाई हुई है, माना यह जा रहा है कि अब बिहार में बहुत पुराने नेताओं की जरूरत नहीं रह गई। बीजेपी, उनकी सेवा समाप्ति का वक्त आ गया है। और अब देखिए, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह प्रदेश अध्यक्ष को इनाम मिल गया। किस तरीके से उन्होंने अपने कौशल का प्रयोग करते हुए अपने सभी विधायकों को इंटैक्ट रखा, जबकि आरजेडी में टूट हो गई, बीजेपी में टूट हो गई। खैर, बीजेपी के विधायक आ गए, लेकिन बीजेपी कलंकित हुई कि उनके 3 विधायक इधर उधर हो रहे थे। और देखिए, जेडीयू ने, जो इस नए गठबंधन के सेतु हैं, ब्रिज हैं, संजय कुमार झा, बीजेपी के भी उतने ही करीबी, उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया गया। केसी त्यागी फिर से वेटिंग लिस्ट में रह गए, जिनके बारे में चर्चाएं थी। तेजस्वी यादव ने जो किया, माना यह जा रहा है कि लालू युग, लालू एरा का आरजेडी में अंत हो गया। देखिए, मनोज कुमार झा फिर से भेजे गए हैं। अशफाक करीम को टिकट नहीं मिला। तेजस्वी यादव के सबसे खासम खास राजनीतिक सलाहकार संजय यादव, हरियाणा के रहने वाले, उन्हें बिहार से राज्यसभा भेजा जा रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की राह पर चल पड़े। नीतीश कुमार ने भी अपने पीएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो आईएएस प्राधिकारी थे, आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजा था स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिलाने के बाद। तो लालू युग का अंत। बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि किसी मुस्लिम को तो भेजा जाना तय ही है और हिना साहब को भेजा जा सकता है। तो शुरुआत हम बीजेपी से ही करते हैं कि यह बात मानी जा रही है कि पुराने नेताओं की सेवा समाप्ति का वक्त आ गया है। हालांकि बिहार के नए मंत्रिमंडल में डॉक्टर प्रेम कुमार को जगह मिली, विधानसभा अध्यक्ष भी नंद किशोर यादव बनाए गए, लेकिन इन सबों से पुराने सुशील कुमार मोदी थे। और सुशील कुमार मोदी की जैसी विदाई हुई है, बहुत लोग अब भी कह रहे हैं कि हो सकता है उन्हें भागलपुर से टिकट दे दिया जाए, लेकिन उम्मीदें कम है। लेकिन इसके साथ जिस बात की सबसे अधिक चर्चा है, वो चर्चा ये है कि अब लोकसभा में बड़े पैमाने पर टिकट कटेंगे। पुराने जो राजनीतिक योद्धा हैं और नए लोगों को मौका दिया जाएगा। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने कहा ना जैसे आरजेडी में लालू युग का अंत हुआ, उसी तरह से उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में सुशील मोदी युग का अंत हो गया जी। ये एक तरह से आप मान सकते हैं। अभी जो प्रेम कुमार हैं सरकार में मंत्री हुए हैं, या नंदकिशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, लेकिन ये फिर वक्ती तौर पर ये सब लोग हैं, ये सबकी इन सबकी आखिरी पारी है। जो मुख्य स्तंभ थे इस पिछले 3 दशक की राजनीति के, जिससे जिनके हाथ में कैलाशपति मिश्र के बाद बैटन मिला था, रिले रेस में जो बैटन दिया जाता है, वो बैटन कैलाशपति मिश्र से मिला था सुशील मोदी को। और वो एक तरह से उस पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहे थे जिस पीढ़ी के नेता रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और सुशील मोदी, ये चौकड़ी थी। ये 4 नेता थे जो एक युग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 3 दशक की राजनीति थी इन लोगों की। और जब राज्यसभा का टिकट नहीं मिला सुशील मोदी को, तो उन्होंने एक बड़ा मार्मिक ट्वीट भी किया, जिस ट्वीट में उन्होंने कहा कि वो बड़े भाग्यशाली हैं कि 33 साल तक उनको पार्टी की सेवा करने का मौका मिला और पार्टी ने उनको सारी चीजें दी। वो चारों सदनों के सदस्य रहे अलग अलग समय में,
ये जी, एक बड़ा डिस्टिंक्शन है, दुनिया देश में बहुत कम नेताओं को मिला है और हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा उस इस डिस्टिंक्शन वाले नेता बिहार में ही हैं, जो जी, चारों बिल्कुल। सदन में रहे हैं। हुँ, नागमणि भी रहे हैं, लालू प्रसाद भी रहे हैं, जी, सुशील मोदी भी रहे और भी कई लोग रहे हैं जी, जो चारों सदनों में रहे हैं। हुँ, तो ये एक उनका बड़ा मार्मिक ट्वीट था और ये समापन का एक तरह से समापन की घोषणा थी कि उनकी जी, पारी अब समाप्त हो गई। बाकी लोगों की भी समाप्ति हो गई है, लालू यादव की भी पारी समाप्त हो गई है, रामविलास पासवान अब स्मृति शेष हैं हुँ, और नीतीश कुमार अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं। तो ये सुशील मोदी की पारी का समापन था और उस युग की समाप्ति के साथ ही उनके साथ के बाकी तमाम नेताओं का युग भी समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, वो वो थोड़े समय हो सकता है कि वो लौ जो फड़फड़ाती है वो रहे, लेकिन वो जी, उस युग में उनके साथ के जितने नेता थे जो जिनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, हुँ, हुँ, चाहे वो राधा मोहन सिंह हो या मंगल पांडे हो, गोपाल नारायण सिंह हो, जितने लोग उस समय हुए वो सब अब आखिरी फैग एंड जिसको बोलते हैं अपने पॉलिटिकल जी, करियर का, उस फैग एंड में आ गए हैं लोग, सबका हुँ, करियर अब समाप्त होने वाला है। और जी, बीजेपी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवा लोग आ रहे हुँ, हैं और युवाओं का एक नया दौर शुरू हो रहा है। बीजेपी बहुत होशियारी से एक बैलेंस बना रही है नए और पुराने का। जी, तभी उन लोगों ने अभी प्रेम कुमार को भी रखा, नंदकिशोर यादव को भी रखा और जब राज्यसभा में भेजना हुआ तो भीम सिंह को भी भेजा। भीम सिंह पुराने बिल्कुल, नेता हैं, भले वो हुँ, बीजेपी में नहीं थे लेकिन वो पुराने नेता हैं और अपने बयानों के लिए बड़े चर्चित रहे हैं। कई बार उनके जी, बयान बड़े अजीबो-गरीब रहे हैं और बहुत अच्छा बयान वो देते रहे हैं, उस विवाद भी खड़े हुँ, हुए हैं। तो उनको जो है, उनको भेजा, एक पुराने नेता हैं, एक धर्मशीला गुप्ता को, चूँकि एक मोदी को हटा रहे थे, सुशील मोदी को तो वैश्य समाज के साथ जो अपना एक जो बैलेंस बनाना था वो भी बीजेपी ने बनाया। जी, और दूसरी तरफ देखिए सम्राट चौधरी बने तो विजय सिन्हा भी बने। दोनों लोग बिल्कुल, जो है हुँ, उसको हुँ, बैलेंस करने का काम बीजेपी कर रही है, अपनी पॉलिटिक्स को नए और पुराने का बैलेंस बना रही है। और इस ये आखिरी चुनाव है, आप देखिएगा कि 2025 में विधानसभा चुनाव आते-आते लगभग वो पूरा जनरेशन साफ हो जाएगा। जी, ये हर आदमी अपना आखिरी ये और ये बीजेपी के प्रयोग का हिस्सा है और ये पूरे देश में ये प्रयोग चल रहा है। जिस हुँ, तरह के लोगों को दूसरे राज्यों में भी बीजेपी ने राज्यसभा की टिकट दी है, उससे भी उसमें भी ये तस्वीर उभर के आती है। जैसे उत्तर प्रदेश से ही देखिए एकदम सारे नए लोग, ये सिर्फ एक सुधांशु त्रिवेदी रिपीट हुए, बाकी सारे नए लोग गए। तो बिल्कुल, ये नए लोगों को लाने का, उनको मौका देने का। जी, सुशील मोदी के साथ क्या था ज्ञानेश्वर जी कि हम लोग ये समझ रहे थे कि एक जो बीजेपी ने अघोषित नियम बनाया है कि हुँ, जो लोग 2 बार राज्यसभा में रह चुके हैं, उनको नहीं भेजेंगे। जी, तो उस क्राइटेरिया पर सुशील मोदी का ये पहला ही टर्म था राज्यसभा का। हुँ, तो हुँ, ये लग रहा था कि उनको एक दूसरा मौका मिल सकता है क्योंकि नीतीश कुमार के साथ उनके सद्भाव रहे हैं। तो बिल्कुल, और ये चर्चा भी थी, हम सब लोगों ने इस पर बात भी की थी कि एक चर्चा भी थी कि नीतीश कुमार डिप्टी चाहते हैं कि सीएम बनाया सुशील था। मोदी को डिप्टी सीएम जी, बनाया जाए। तो जी, वो नहीं बने थे तो एक उम्मीद थी, पिछली बार भी वो डिप्टी सीएम नहीं बने तो राज्यसभा गए थे। तो बिल्कुल, ये उम्मीद थी कि इस बार भी उनको राज्यसभा मिल जाएगा क्योंकि अभी एक ही टर्म हुआ है उनका और उसके बाद एक वो डिप्टी सीएम भी वहाँ नहीं हुए हैं, तो नीतीश कुमार के साथ एक बैलेंस करने के लिए एक तालमेल बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत होगी। जी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अब दूसरा चैनल खोल लिया है, अब नीतीश कुमार के साथ तालमेल बनाने और संवाद करने के लिए सुशील मोदी वाले चैनल की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। हम और पहले हमने दिन से अभी इस ऑपरेशन में भी देखा, जो सियासत का संघर्ष चला, कि किसी पुराने आदमी की मदद नहीं ली गई। अमित शाह स्वयं एक्टिव थे, रात को 3 बजे तक जगे थे 11 फरवरी की रात को। और जब निश्चिंत हो गए कि कल सरकार नहीं गिरेगी, तभी सोए थे। क्योंकि एक वक़्त ऐसा लगने लगा था रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में कि नीतीश कुमार की सरकार बचेगी नहीं। लेकिन ऑपरेशन में किसी भी पुराने आदमी को नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेवा समाप्ति का वक़्त पुराने लोगों के लिए आ गया, कई लोगों की टिकट कटेंगे। इस बार ऑपरेशन में कौन लोग थे? नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, विनोद तावरे, मनोज शर्मा, ऋतुराज सिन्हा, ऐसे लोग बिल्कुल पुरानी टीम को। और इस टीम के जिम्मे यह जिम्मेवारी थी कि आपको नीतीश कुमार की सरकार बचानी है। किसी भी पुराने व्यक्ति की मदद नहीं ली गई, मतलब नई टीम तैयार की जा रही है और चर्चा भी हो रही है कि अब तो लोकसभा में जो 17 सांसद हैं, उनमें पता नहीं कितनों का टिकट कट जाए। तो ये छह की जो चर्चा तो पहले से ही हो। सुशील मोदी का जो मामला है वो जी, एक तरह से नीतीश कुमार से उनकी करीबी जो है वो उनके लिए हमेशा एक मुश्किल रही। इस नए रिजीम जी, में, बीजेपी में जो नया रिजीम है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, इसमें उनके लिए हमेशा मुश्किल रही जी, क्योंकि उनके बारे में एक धारणा थी कि वो नीतीश कुमार के हिसाब से पॉलिटिक्स करते हैं
और अपने ऊपर से ये आरोप हटाने के लिए उन्होंने बड़े एक्टिवली बहुत लगातार बहुत एग्रेसिव ट्वीट करते थे, सोशल मीडिया में पोस्ट लिखते थे, अखबारों में बयान छपते थे उनके, वो ये डिस्टेंस अपना दिखाना चाहते थे नीतीश कुमार से। लेकिन जी, उस इस तरह के दोनों के संबंध गर्भनाल से जुड़े हुए थे 1994 से, जब कैलाशपति मिश्र के जीवन काल से ही वो संबंध ऐसा जुड़ा था कि उसको नहीं ये उस जो धारणा बनी थी उस धारणा को दूर नहीं कर सके। ये जी, केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का यही समझता रहा कि ये नीतीश कुमार के बहुत क्लोज हैं, और हुँ, ये भी एक धारणा बनी कि बिहार की भारतीय जनता पार्टी का जो नया नेतृत्व नहीं डेवलप हो सका पिछले 30 साल में, उसमें हुँ, कहीं ना कहीं सुशील मोदी की एक पॉलिटिक्स रही है। चाहे जी, वो अगड़ी जाति के नेताओं का मामला हो या अत्यंत पिछड़ी जातियों के नेताओं का मामला हो, वो लीडरशिप नहीं इमर्ज हुई बीजेपी की, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इनकी पॉलिटिक्स का हाथ था। और उसके पीछे निश्चित रूप से नीतीश कुमार की राजनीति थी, रणनीति थी। नीतीश कुमार नहीं इमर्ज होने देना चाहते थे कि भारतीय जी, जनता पार्टी से कोई अत्यंत पिछड़ा, महादलित, दलित या अगड़ी जाति का कोई नेता उभरे। वो हुँ, नेता वो उसको उन बीजेपी की राजनीति लगभग उन्हीं की उनके हिसाब से चलती रही, जैसे एक समय कांग्रेस की राजनीति लालू यादव के हिसाब से चलती थी। उसी तरह बिल्कुल, से मतलब इन दोनों क्षेत्रीय पार्टियों ने अपनी सहयोगी राष्ट्रीय पार्टियों की राजनीति को संचालित किया था। जी, और ये बात बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को नागवार गुजरती थी कि सुशील मोदी की वजह से वहां लीडरशिप नहीं है या पिछलग्गू पार्टी है नीतीश कुमार की। पिछली बार तक नीतीश कुमार को ज्यादा मजबूत थे, तो उनके एक ये था कि कहीं ना कहीं कभी उनके साथ संवाद की जरूरत होगी तो सुशील मोदी की जरूरत है। जी, अब जरूरत नहीं, अब नए चैनल ओपन हो गए हैं जिनसे सीधे नीतीश कुमार से बात हो रही है। हुँ, वो चैनल संजय झा भी हो सकते हैं और भी कोई हो सकता है। तो इसके लिए वो उपयोगिता भी देखिए, चुनावी राजनीति में तो सुशील मोदी की कोई बहुत उपयोगिता नहीं थी। वो न जी, कोई बहुत ऐसा बड़ा चेहरा करिश्माई नेता नहीं थे लालू यादव और नीतीश कुमार या रामविलास पासवान की तरह। उनकी दूसरी उपयोगिता थी, वो एक इंटेलेक्चुअल बिल्कुल, बौद्धिक किस्म के नेता, हुँ, जो हर मामले पर अलर्ट रहे, जिसको सारी चीजों की जानकारी हो, जिसका बड़ा मजबूत बैकरूम ऑफिस हो, और स्ट्रेटेजी बनाने वाले नेता थे, और सेतु का काम करते थे भाजपा और नीतीश कुमार के बीच में। अब जी, जब ये सारी जरूरतें खत्म हो गई, तो निश्चित रूप से उनकी भी जरूरत खत्म हो गई। अब तो हुँ, बीजेपी के पास अपनी इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी की टीम है, नई टेक्नोलॉजी की टीम है, साइबर टीम है, अब तो जरूरत नहीं है। जी, और संवाद के लिए भी नया चैनल ओपन हो गया। तो उनका समापन हुआ, उनकी पारी समाप्त हुई, अच्छी पारी समाप्त हुई। एक एक कह सकते हैं, वो संतोष के साथ कह सकते हैं कि कोई आरोप नहीं लगे। बिहार जैसे राज्य की राजनीति में 10-10 तरह के आरोप लगते हैं। वो एक अब बिल्कुल, सम्मान के साथ उनका संन्यास हो सकता है हुँ, सुशील मोदी का। लेकिन हुँ, दिक्कत उनके साथ के जितने नेता थे, जो पिछले 30 साल तक उनकी कृपा से राजनीति करते रहे, जो जिनकी आभासी शक्ति रही, एक्चुअल पावर बीजेपी की 30 साल तक सुशील मोदी के हाथ में रही, और उनकी आभासी ताकत से बहुत सारे लोग चमकते रहे थे जिलों में, प्रखंडों में, सारे नेता। अब उन अजीत जी, सारे अभी लोगों अभी के लिए दिल्ली मुश्किल यात्रा होगी। में मुझे एक सांसद मिले जो ये कह रहे थे, अभी सांसद हैं, कि मेरे नेता तो सुशील मोदी, मुझे एमएलए भी उन्होंने ही बनाया, मुझे मंत्री भी उन्होंने ही बनाया था और मुझे सांसद भी उन्होंने ही बनाया था। लेकिन अब क्या करें? समस्या ये है, अब तो सुशील कुमार मोदी की ही सेवा समाप्त हो गई। हुँ? तो ऐसे जो लोग हैं और ऐसी जो कतार है, उनके सामने बड़ा संकट है और बिहार के 6 सांसद, जिनके बारे में यह कहा जा रहा था कि उनका टिकट काटा जा सकता है, रमा देवी, राधा मोहन सिंह, अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह, आरके सिंह, ये तमाम जो हैं, तो ऐसे लोगों की परेशानी रविशंकर प्रसाद। अब यह समझा जा रहा है कि बिल्कुल बीजेपी जो है वह नए प्रयोग के तौर पर काम कर रही है। राजस्थान में भी हमने देखा वसुंधरा राजे के किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा का टिकट नहीं मिला और वहां भी नए प्रयोग हो गए। बिल्कुल नए प्रयोग, बिल्कुल नए लोग। अभी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आप लिस्ट उठा करके देखिए, सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन मध्य प्रदेश से रिपीट हुए हैं। धर्मेंद्र जी, प्रधान भी वहीं से राज्यसभा सांसद थे, रिपीट नहीं हुए। हुँ, तो ये कहीं से रिपीट नहीं कर रही है बीजेपी बड़े नेताओं को, बल्कि अगर वो बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ें तो लड़ सकते हैं। जी, राज्यसभा में एकदम नए लोगों को बीजेपी ले आ रही है। हुँ, इस बार बिहार में हम लोग पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार से तालमेल का इंतजार कर रही थी बीजेपी। हुँ, अगर ये तालमेल नहीं होता, तब कुछ पुराने नेताओं को टिकट मिल सकती थी, क्योंकि तब बीजेपी को बड़े मजबूत चेहरों की जरूरत थी, अपने साधनों से, अपने संसाधन से, अपने दम पर चुनाव लड़ने की क्षमता वाले नेताओं की जरूरत थी। अब वो जरूरत जी, खत्म हो गई। अब हुँ, जो चुनाव लड़ेगा वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ेगा। आज चाहे हुँ, कोई कुछ भी कहे, बिहार में जी, ऐसे बहुत कहने वाले लोग मिलते हैं कि नीतीश कुमार के नाम की जरूरत नहीं है। हुँ, नीतीश कुमार के नाम की जरूरत नहीं होती तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनको घास नहीं डालने वाले थे। जी, उनके नाम की जरूरत है, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है।
तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव होगा। इतना बड़ा वोट का लगभग 60% वोट का एक समीकरण बना हुआ है, उसमें जिसे टिकट मिलेगी वो चुनाव जीतेगा, ये बीजेपी को भरोसा है। और जो इसीलिए टिकट की इसी बात कर समय रहे हैं चेंज अभी, कर देने, टिकट सारे की चेंज बात इसी कर समय रहे कर हैं, देने। जो टिकट की बात कर रहे हैं और टिकट कटने की बात कर रहे हैं, खबरें ये भी आ रही है कि सीटों की संख्या तो तय हुई है, लेकिन सीटें कई बदल जा रही है। जेडीयू की कई सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है, बीजेपी की कई सीटें जेडीयू के खाते में आ रही है। अब देखिए ना, आनंद मोहन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतना बड़ा त्याग किया इस सरकार को बचाने के लिए, अपने बेटे, विधायक बेटे चेतन आनंद से क्रॉस वोटिंग कराई, तो जाहिर तौर पर इसके पीछे कोई ना कोई सौदेबाजी तो हुई। और यदि सौदेबाजी क्या हो सकती है, लवली आनंद को लोकसभा का सदस्य बनाना है, बिल्कुल। और प्राथमिकता शिवहर है, शिवहर शिवहर। से ही चुनाव लड़ाना चाहते हैं लवली आनंद को। तो यदि यह सौदेबाजी हुई है तो दो बातें स्पष्ट है, रमा देवी का टिकट कट गया, पहली बात। दूसरी बात यह भी स्पष्ट है कि वह सीट, यदि सौदेबाजी हुई है तो सौदेबाजी जेडीयू बीजेपी ने मिलकर की है, तो शिवहर की सीट बीजेपी से जेडीयू के खाते में ट्रांसफर हो रही है। तो इसका मतलब कई सीटें इधर उधर हो रही हैं अजीत जी। हाँ, हाँ, सीटों की अदला-बदली भी होगी और तब जेडीयू के भी कुछ सांसदों की टिकट कटेगी। बिल्कुल। उसके भी कुछ सांसदों की टिकट कटेगी। ये अब नए प्रयोग, चूँकि अब वहाँ चेहरे की ज़रूरत नहीं चार है ना, अब पांच तो के बारे में तो मैं जानता हूं, मुझे साफ साफ संकेत है, मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन चार और पांच के बारे में तो मुझे साफ साफ संकेत है। मुझे एक रिपोर्ट भी दिखाया गया है, देखिए, जो इंटरनल सर्वे हुआ है, जिसमें इतनी निगेटिव रिपोर्ट है कि ये चार पांच सांसद तो गए, या मान लीजिए। हाँ, तो दोनों तरफ से टिकट कटेगी और वहाँ भी हो सकता है नए चेहरे आएँगे। नए चेहरे का मतलब जो अपेक्षाकृत कम जाने-पहचाने चेहरे हैं। जी। तो एक तरह जी। से आप समझिए कि बिहार की राजनीति में हम सब लोग, या बिहार के लोग पिछले 20 साल, 30 साल से जिन लोगों को देखने के आदी थे, जिन चेहरों से बहुत फ़ैमिलियर थे, अब वो चेहरे हो सकता है कि अब राजनीति के हाशिए पर जाएँ, और ये जी। स्थिति बीजेपी में भी होगी, जेडीयू में भी होगी, आरजेडी में भी होगी। सभी हम्म। पार्टियों में होगी। जैसा आपने कहा ही कि आरजेडी में भी अब उस तरह का चेंज शुरू हो ही गया है। हाँ, बिल्कुल आरजेडी में आपने देखा ना कि भाई लालू युग की समाप्ति, यदि आप तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द भी देखें इस ऑपरेशन में भी, इस ऑपरेशन में कौन लोग थे? इस ऑपरेशन में शामिल थे सुनील सिंह, इस ऑपरेशन में शामिल थे राज्यसभा सांसद मनोज झा, इस ऑपरेशन में शामिल थे ऋषि यादव, इस ऑपरेशन में शामिल थे शक्ति सिंह यादव। लालू यादव के जो सर्किल में जो लोग थे, वे इस ऑपरेशन में कहीं नहीं थे। तो अब तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव ने विधानसभा के भीतर जितना शानदार भाषण किया, उन्होंने एक भविष्य भी दिखा दिया है कि हम कितने प्रखर हैं और हम संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जनता के बीच जाने में हमेशा तेजस्वी यादव देर कर जाते हैं, अब भी नहीं निकल रहे हैं। देखिए, ये बात आपने ठीक कही और हम लोगों ने एक दिन बहुत इस पर चर्चा की थी। बड़ा जी। लंबा एक पूरा एपिसोड आपके साथ हम लोगों ने किया था कि अब वो लाट साहेबी छोड़ें। आपने यही लिखा हम्म। कि वो लाट साहेबी छोड़ें, अब जनता के बीच में जाएँ। अब वो भी जी। उस बात के भी कितने समय हो गए? हम्म। कितना समय बीत गया? पूरा इस महीने का आधा समय बीत गया और जनवरी का भी आखिरी हफ्ता, जब ये सारे खेल हुए थे। और अब तो विक्टिम कार्ड गँवा दिया ना वो, अब तो विक्टिम जी। नहीं रहे वो। हम्म। अब तो विक्टिम उस समय थे जब उनकी सत्ता गई थी, तब वो निकल जाते तो लोगों की एक सहानुभूति उनके प्रति होती। अब तो वो टाइम गँवा दिया उन्होंने। जी। उन्होंने जो राज्यसभा के उम्मीदवार तय किए हैं, मनोज झा को उन्होंने रिपीट किया है। और ये हम सब लोग जानते हैं कि पहली बार भी मनोज झा जब 2018 में जब वो चुने ले आए गए थे राज्यसभा में, तो तेजस्वी यादव की ही पसंद थे। तेजस्वी यादव बिल्कुल। ने ही उनको भेजा था राज्यसभा में। हम्म। इस बार था कि या तो अशफाक करीम वापस दोबारा जाएंगे, या उनकी जगह कोई और दूसरा मुसलमान जाएगा। जैसा जी। आपने कहा कि हिना शहाब को भेज सकते थे, अपने पुराने जो तार सारे टूट गए हैं उस परिवार के साथ जो संबंध जोड़ने के लिए, और जी। गंगा उस पार में का जो मुसलमान का वोट था जिस पर उस परिवार का असर है, उसको हम्म। अपने साथ जोड़ने के लिए। लेकिन वो नहीं हुआ। इसमें निश्चित रूप से हो सकता है कि लालू यादव चाहते हों उनकी कोई और भी पसंद हो, कोई पुराना नेता भी उनकी पसंद हो जिनके साथ उनके बड़े निजी संबंध रहे हों पहले से। लेकिन जी। संजय यादव गए हैं राज्यसभा में। हम्म। संजय यादव का नाम आरजेडी ने तय किया है, जो निजी सहायक हैं तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव के। तो ये एक परंपरा रही है, लोग भेजते रहे हैं। कई जी। बड़े नेता जो दूसरे नेता के पीए रहे, बाद में बहुत सफल नेता हुए लोग। हम्म। तो उस नाते कह सकते हैं, आरसीपी भी आपने नाम लिया ही। तो संजय यादव का की छवि जो है वो बैकरूम पॉलिटिशियन की, बैकरूम स्ट्रेटेजिस्ट की एक भूमिका उनकी बिल्कुल। रही है। जी, और अभी आरजेडी के हम लोग प्रशांत तो, किशोर माने जाते हैं। हाँ, आरजेडी के प्रशांत किशोर हैं। तो अभी जी। प्रशांत किशोर को तो किसी ने राज्यसभा में भेजा नहीं, मतलब वो जाना भी नहीं चाहते थे, इसलिए जी। नहीं गए, नहीं तो चले तो कभी गए होते।
जी। लेकिन दूसरी ओर जो दूसरे लोग हैं, जैसे संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया, वो भी हुँ, प्रशांत किशोर की टीम के ही थे, प्रशांत किशोर के साथ काम करते थे, आईपैक से जुड़े थे और आजकल आम आदमी पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट है, तो राज्यसभा चले गए। पंजाब से उनको अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा भेजा जी। संदीप पाठक को। हुँ, सुनील कोनुगोलू हैं जो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, वो भी प्रशांत किशोर की टीम से जुड़े थे आईपैक से, उनको कर्नाटक के मुख्यमंत्री का एडवाइजर बनाया गया है, कैबिनेट जी। मंत्री का दर्जा देकर। हुँ, तो संजय यादव उस नाते अभी हम लोग जो पिछले कई बार हम लोगों ने ये भी चर्चा की है कि जो सोशल मीडिया में एक जो परसेप्शन बनाने के लिए जो एक टीम सक्रिय हुई है, आरजेडी का जो इकोसिस्टम बना है, वो जी। तैयार करने में संजय यादव की बड़ी भूमिका रही है। बड़ी भूमिका, बिल्कुल। तेजस्वी यादव के की ब्रांडिंग करने में, तेजस्वी यादव के की इमेज मेकिंग में, उनकी छवि हुँ, बनाने में जो जी। संजय यादव ने काम किया है, वो रिमार्केबल काम है। देखिए हुँ, ये ऐसा नहीं है कि ये बिहार के लिए बड़ा एलियन कॉन्सेप्ट है कि आप किसी एजेंसी की मदद लेकर के इमेज मेकिंग करें। जी। लेकिन एजेंसीज काम करती हैं। नरेंद्र हुँ, मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका की कंपनी थी एप्को, जो उनकी इमेज मेकिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए काम करती थी। एप्को बिल्कुल। ने काम किया था उनके लिए। अभी हुँ, भी पश्चिम बंगाल में जार्विस टेक्नोलॉजीज की मदद ली है इन लोगों ने। हुँ, ये परफेक्ट रिलेशंस वाले बरसों तक कांग्रेस के लिए काम करते रहते हैं, इमेज मेकिंग का जो दिलीप चेरियन की कंपनी है। तो ये सब लोग काम ले कंसल्टेंट की मदद लेते हैं। तो जी। संजय यादव ने पॉलिटिकल मतलब जो संगठन से जुड़े काम हो उसमें भी और ब्रांडिंग में, इमेज मेकिंग में बड़ा रिमार्केबल काम किया, जिससे तेजस्वी की आज जो अखिल भारतीय छवि बनी है। आप ये देखिए कि हम तो दिल्ली में इधर संयोग ऐसा हुआ कि कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में गए और हर जी। जगह ये सुनने को मिला कि तेजस्वी भविष्य के नेता है। हुँ, तो तेजस्वी की जो ये छवि बनी है जो देश भर के में, उसमें संजय यादव का रोल रहा है। बिल्कुल। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि हुँ, संजय यादव इसी वजह से पार्टी के नेताओं की आंख में खटकते हैं। जो हुँ, पार्टी का जो कोर जो नेता है, पुराने जमीनी नेता जो हैं या उनके समर्थक हैं और यहाँ तक कि परिवार के लोग भी हैं, उनकी आंख में भी खटकते हैं संजय यादव। विवाद हो चुका है, विवाद हो चुका है। वही वही हम उसी पर आ जी। रहे थे कि तेज हुँ, प्रताप यादव का विवाद हो, दबे सब हुँ, स्वर में दूसरे मीसा भारती को लेकर के हो कि किसी की एक्सेस नहीं है, किसी का काम नहीं होता है, सब आदमी को तेजस्वी तक पहुंचने के लिए वाया संजय यादव जाना होगा, इस तरह का जी। जो परसेप्शन बना है, ये हुँ, एक दूसरा पहलू है। हुँ, तो ये हमेशा होता है, ये टकराव पेरेनियल है, ये इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट पेरेनियल है, मतलब सनातन टकराव है ये, और हर पार्टी में होता है। राहुल गांधी की टीम वर्सेस सोनिया गांधी की टीम, ये जी। इतना टकराव कांग्रेस में रहा, इसका इतना नुकसान कांग्रेस को हुआ है तालमेल ठीक नहीं करने का। इसी तरह से आप देखिए कि लाल कृष्ण आडवाणी की टीम वर्सेस नरेंद्र मोदी की टीम, हुँ, बहुत टकराव होना चाहिए था, लेकिन नरेंद्र मोदी से लोगों को सीखना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने आडवाणी की पूरी टीम को एब्जॉर्ब कर लिया अपनी टीम में। बिल्कुल। तो एक डी4 होता था बीजेपी में, उसको डी4 कहते थे, दिल्ली जी। 4, हुँ, जिसमें वेंकैया नायडू, अनंत कुमार, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज, ये 4 लोग थे और ये चारों आडवाणी का डी4 कहे जाते थे। हुँ, नरेंद्र मोदी ने इन चारों को मंत्री बनाया अपने पहले मंत्रिमंडल में, बड़े जी। मंत्रालय देकर के, वित्त हुँ, मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये सब देकर के। वेंकैया नायडू बाद में उपराष्ट्रपति बने। तो ये सब उन्होंने पूरी, कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होने दिया। ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का एक कोर्स की बात है, ये सीखना चाहिए लोगों को कि जी। किस तरह से नए और पुराने का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। कांग्रेस नहीं सीखी, नुकसान हो गया कांग्रेस को। हुँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं सीखी, शिबू सोरेन की टीम वर्सेज हेमंत सोरेन की टीम में टकराव होते रहे, लेकिन आप अंत में देखिए, जो हम लोग यहाँ भोजपुरी में कहावत है कि पुराना चावल पंथ होता है, तो आज वहां चंपई सोरेन ही काम आए। तो एक बिल्कुल। एक 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 यहाँ एक बैलेंस बनाने की बात होती है। तो ये लालू हुँ, यादव के परिवार में और पार्टी में एक बैलेंस बनाने की जरूरत होगी। संजय यादव के साथ तेजस्वी यादव ने उनको राज्यसभा भेजा है, उनकी जी। बड़ी भूमिका है, अच्छी भूमिका है, आगे भी उनकी जरूरत है, लेकिन हुँ, उनके साथ पार्टी का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, पार्टी का कोई झगड़ा ना हो, ऐसा टकराव नहीं हो जिससे नुकसान हो जाए, पार्टी का परिवार में भी नहीं हो। ये सुनिश्चित करना तेजस्वी यादव का जिम्मा होगा। ये बहुत अच्छी चीज उन्होंने ठीक किया है, बैलेंस अपना बनाया। एक यादव उनको भेजना था, अगर मुसलमान नहीं भेजना था तो यादव भेजना था, वो भेज दिया उन्होंने। हुँ, नए हुँ, चेहरे हैं, नए नए आदमी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके राज्यसभा में होने से भी आरजेडी को एक स्ट्रेंथ मिलेगी। अकेले अभी तक तो अकेले करते रहते हैं, सब कुछ करना है मनोज झा को, तो वो जी। स्ट्रेंथ भी मिलेगी, नया चैनल ओपन करने में मदद मिलेगी। लेकिन पार्टी के अंदर और परिवार के अंदर का कॉन्फ्लिक्ट अगर चलता रहेगा तो उसका नुकसान होगा, और वो बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए उसको ठीक करें तेजस्वी यादव। ठीक है, तो देखिए अब चर्चा करते हैं कांग्रेस की। अखिलेश प्रसाद सिंह को पुरस्कार तो मिल गया और अखिलेश प्रसाद सिंह ने दिखाया भी कि देखिए कैसे जिस पार्टी के बारे में कहा जा रहा था कि यह पार्टी तो टूट ही जाएगी, नीतीश कुमार तोड़ ही देंगे। कांग्रेस के कई विधायक जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता के संपर्क में हैं, लेकिन अखिलेश सिंह ने होशियारी दिखाई, तेजस्वी यादव की तरह बेवकूफ़ी नहीं की, कंजूसी भी नहीं की।
पटना में ही रख लिया विधायकों को। अखिलेश सिंह लेकर चले गए तेलंगाना, जहां बिहार की पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी। और पटना में रखकर थोड़ी कंजूसी के कारण क्या हुआ, तेजस्वी यादव जीतते जीतते हार गए और नीतीश कुमार की कुर्सी बहाल रही। तो अखिलेश प्रसाद सिंह को पुरस्कार तो मिला, अजीत जी। बिल्कुल, ये विशुद्ध रूप से उनका अपना पुरस्कार है। ये सीट नहीं गिन रही थी कांग्रेस जी। पार्टी अपने खाते में। हम्म। कांग्रेस पार्टी का ये मानना था कि हमको 9 सीटें मिलेंगी राज्यसभा की। हम्म। हम्म। आज उनकी जो लिस्ट आई है, पहली 4 की लिस्ट आई, दूसरी 6 की लिस्ट आई। कांग्रेस जी। को 10 सीटें मिल रही है। ये हम्म। 10वीं सीट बोनस है जो अखिलेश प्रसाद सिंह दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। जी। कांग्रेस नहीं गिन रही थी, कांग्रेस 9 ही सीट गिन रही थी कि हमको 9 सीटें मिलेंगी। हम्म। बीच में ये भी खबर आई थी कि सीपीआई की तरफ से भी एक नाम आ गया है बिहार में। और बता दिया मालिक ने कि पहली बार वो बिल्कुल जाना चाहते हैं। हाँ, ये बात चर्चा में आ गई थी ना। आ गई थी चर्चा में। जी। और ये चर्चा अलग थी कि टूट जाएगी कांग्रेस पार्टी, उसके विधायक टूट जाएंगे। मतलब चारों भूमिहार विधायकों को लेकर के ये चर्चा थी कि सब किसी न किसी वजह से नाराज हैं, जा सकते हैं, इधर उधर हो सकते जी। हैं, फिर राज्यसभा की सीट खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अखिलेश सिंह को कभी भी अब इसमें कोई संदेह नहीं था। वो इस बीच में हमारी मुलाकात भी हुई थी और उन्होंने कहा कि वो हमारा तो 100% है, हमको कोई चिंता नहीं है, हमारा जी। कोई आदमी नहीं टूटेगा। वो बहुत हम्म। कॉन्फिडेंट थे। हालांकि वो इधर जेडीयू में भी तोड़ लेने में कॉन्फिडेंट थे, लेकिन वो एक हाँ। पोजिशनिंग थी, पोस्टरिंग थी, जो नहीं जी। हुआ। लेकिन अपना बचा लेना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के हम्म। समय में आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ है, जिस तरह से लोग टूटे हैं, बड़े बड़े नेता टूटे हैं। मिलिंद देवड़ा जैसा नेता, अशोक अशोक चौहान जो 2 चौहान। बार मुख्यमंत्री रहे, 2 जी। बार मुख्यमंत्री रहा आदमी, टूट गया और बीजेपी से राज्यसभा गए। अखिलेश बिल्कुल। सिंह कभी भी चाहते तो बीजेपी से राज्यसभा जा सकते थे। अगर इसी जी। इसी तरह वो भी टूट जाते, बीजेपी भी भेज देती, कोई हम्म। दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो अपना ग्राउंड होल्ड किए रहे, वो कांग्रेस पार्टी में रहे। उन्होंने वादा किया था कि हम रहेंगे और हम सीट भी लिया करके देंगे। तो जी। जैसे ही उन्होंने बहुमत के दिन, विश्वास मत के दिन अपने 19 के 19 विधायकों की गिनती करा दी विधानसभा में, उसी दिन उनकी वाहवाही तय हो गई थी। कांग्रेस में आज जो दिल्ली में उनकी जो जय जयकार हो रही है, वो बहुत जी। कम नेताओं की हो रही है। सब हम्म। आदमी उनके इसकी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रबंधन किया कि सबको हैदराबाद ले गए, जहां जी। न पुलिस जा सकती थी, न सीआईडी जा सकती थी। सब सब वहां कांग्रेस का अपना सब मजबूत था। बिल्कुल। एक दिन पहले लेके आए और सबको वोट करा दिया ले जाकर के सदन में। वो सब पूरी तरह से, हम्म। आपने पहले ही कहा कि आरजेडी जैसी पार्टी टूटी, वैचारिक रूप से एकदम संगठित पार्टी जो है बीजेपी, उसमें तोड़फोड़, उसमें भाग सही बात हुई भी, झमाझम की हुई नौबत भी। आ गई। जी। जेडीयू में हो गई, कांग्रेस में नहीं हुई, जिसको सबसे कमजोर माना जा रहा था, जिसके बारे में जी। कई वर्षों से चर्चा हो रही है। तो हम्म। ये बहुत वेल डिजर्व राज्यसभा है जो अखिलेश सिंह को मिला, दूसरा टर्म मिला। अब जी। उनसे कांग्रेस ये उम्मीद कर रही होगी कि सीटों के तालमेल में वो हाँ, बेहतर मैं डील कर उसी पर आ सके रहा आरजेडी था से। कि देखिए, हुँ, अब तो सत्ता का संघर्ष भी समाप्त हो गया। हुँ, महागठबंधन की सरकार चली गई, एनडीए की सरकार आ गई। एनडीए के पास ताकत भी बड़ी है, वोट बैंक भी बड़ा है और सीटों का तालमेल का फैसला भी करीब-करीब हो चुका है, सीटों की संख्या के बारे में। लेकिन ये कब बातचीत शुरू करेंगे? अब तो देखिए राज्यसभा का चुनाव भी मतलब संपन्न ही हो गया, बिहार में निर्विरोध ही होता रहा है। मुझे नहीं लगता है कुछ मतलब 7वां उम्मीदवार मैदान में आ रहा है। तो अब ये बातचीत तो शुरू होनी चाहिए ना। तेजस्वी ये तो यादव को पहल करनी चाहिए, अखिलेश सिंह को पहल करनी चाहिए, फिर जो लेफ्ट पार्टीज हैं, इनके बीच कोऑर्डिनेशन कब होगा, कब सीटों का, क्योंकि देखिए अब चुनाव लड़ने वाले पहलवान भी, इनके भी बहुत सारे, देखिए अब संख्या कैसे घटती जा रही है। माले के एक विधायक को उम्र कैद की सजा हो गई, तो जो ये 112 थे वो घट गए एक और 111। और खबर ये भी है कि अभी जेडीयू ने ऑपरेशन आरजेडी खत्म नहीं किया है, अभी उनके कई और विधायकों पर नजर है। कांग्रेस ने ये समस्या कांग्रेस की है ज्ञानेश्वर जी। आपने देखा जी। नीतीश कुमार इस समस्या से पीड़ित थे, उन्होंने छोड़ने के लिए इसको भी एक बहाना बनाया कि वहां कोई बात ही नहीं हो रही है, कोई मूव ही नहीं हो रहा है, कोई अगला कदम नहीं उठाया जा रहा है। जी। और कल ये बात आम आदमी पार्टी के जो चुनाव रणनीतिकार और राज्यसभा सांसद है संदीप पाठक ने भी कही कि हम्म। दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर के 1 महीने से कोई बात नहीं हुई। जी। मतलब एक बैठक हुई जो नेशनल अलायंस 17 तारीख। अलायंस कमेटी की, और उसके बाद बैठक ही नहीं हुई। हम्म। और बिहार को लेकर के भी एक बैठक हुई जिसमें सिर्फ मनोज झा गए थे और उसके बाद कोई बैठक नहीं हुई। जी। तो ये कांग्रेस को भी पहल करनी चाहिए, जो बड़ी पार्टी है, जो सेंट्रल फोर्स है, जो उस इंडिया जो ब्लॉक है उसका, तो उसको भी पहल करनी चाहिए है कि जल्दी से जल्दी सीट बंटवारा करें। जी। क्योंकि फिर सीट बंटवारा करेंगे तो उम्मीदवार तय करेंगे और बहुत कम समय रह गया, अब 1 महीने से भी कम समय है चुनाव की घोषणा में। हम्म। तो वहां कांग्रेस पार्टी को अखिलेश सिंह की भूमिका देखनी होगी कि अखिलेश सिंह किस तरह से डील करते हैं, सीटें कैसे जीतने लायक सीटें ले लेते हैं। नहीं तो जी। ऐसा होता रहा है कि कांग्रेस को हमेशा नंबर्स तो ज्यादा मिल गए लेकिन सीटें ऐसी मिली जहां जीत जो अलायंस के लिए बहुत फर्टाइल सीट नहीं है, जहां चुनाव नहीं जीत सकते हैं।
जी, तो बिल्कुल। एक तो कांग्रेस को ये उम्मीद है कि वो सीटें ऐसी दिलवाएंगे जो जीत जाए, और जी, कांग्रेस को दूसरी उम्मीद ये है पूरे गठबंधन को होगी कि वो कुछ भूमिहार वोट अपने साथ ले आए, बिल्कुल। कैंडिडेट भी दिलवाएं और वो वोट ले आए। देखिए, हुँ, बीजेपी के वोट में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस ने एक स्ट्रेटेजी के तहत उन तीनों राज्यों में भूमिहार अध्यक्ष रखे हैं जहां भूमिहार आबादी है। हुँ। बिहार में भी भूमिहार अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, झारखंड में भूमिहार अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, और उत्तर प्रदेश में भूमिहार अध्यक्ष हैं अजय राय। जी। भूमिहार की आबादी इन्हीं तीन राज्यों में है जितनी भी है, और इन हुँ, तीनों राज्यों में भूमिहार अध्यक्ष हैं। तो ये जो ये इसका ये ऐसा तो है नहीं कि ये दिख नहीं रहा है कांग्रेस आला कमान को, ये तो देख करके रणनीति के तहत रखा गया है कि जो सबसे कोर वोट है बीजेपी का, हुँ। उसको अगर कुछ भी डेंट कर सकते हैं उसमें 10%, 15%, 20%, तो वो बड़ी जीत होगी, वो बोनस होगा उसका। उसकी मात्रात्मक वैल्यू आप देखेंगे तो मात्रात्मक मूल्य उसका दुगने से ज्यादा हो जाएगा। अगर 10% बिल्कुल। वोट टूटे तो 20% से ज्यादा वैल्यू हो जाएगी उसकी। जी। हुँ। और एक टोटका है जो हम पहले कहे भी थे कि बीजेपी ने जब 3 भूमिहार अध्यक्ष रखे थे तभी सत्ता बदली थी। जी, 2012 में इन तीनों राज्यों में बीजेपी के भूमिहार अध्यक्ष थे। जी। डॉक्टर सीपी ठाकुर बिहार में, रविंदर राय झारखंड में, और हुँ। सूर्य प्रताप शाही उत्तर प्रदेश में। ये तीनों लोग 3 भूमिहार अध्यक्ष थे बीजेपी के 2012 में, और जी। 2014 में सत्ता बदल गई थी, बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी। तो जी, जी। कांग्रेस के लोग इस टोटके का भी इस्तेमाल करते हैं कि देखिए हम लोगों ने भी 3 अध्यक्ष बना रखे हैं और 24 का चुनाव आ गया है। तो वो तो अभी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं अभी तो जो दिख रहा है उसमें होने की संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन वोट कुछ टूट सकता है इन तीनों की वजह से, तो ये भी कांग्रेस एक्सपेक्ट करेगी अखिलेश सिंह से। बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर और देखिए आपने भूमिहारों की बात करी। देखिए आज जब संजय झा का नामांकन हो रहा था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब अपने बंगले से निकले, तो साथ किसे ले गए थे? साथ ले गए ललन सिंह को। साथ लेकर गए, साथ लेकर आए। मतलब संदेशा कहीं कोई गड़बड़ न हो और दोनों के रिश्ते कैसे हैं, यह फिर नीतीश कुमार ने लोगों को साथ ललन सिंह को साथ ले जाकर, साथ लाकर बता दिया। देखिए, जेडीयू के अंदर जो हमारी बात जिन लोगों से होती है, कुछ लोगों से, जी। वो लोग चिंतित थे संजय झा को लेकर के। हुँ। खास तौर से उनको लग रहा था कि संजय झा अब एक तरह से आरसीपी, केसी त्यागी, मतलब सबकी भूमिका में अब संजय झा हो गए। अब सब कुछ जी। नीतीश कुमार के बाद संजय झा के पास आ गया, वो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो गए। हुँ। दूसरी चिंता कई लोगों को यह थी, जो ललन सिंह के बहुत क्लोज हैं, जानने वाले लोग हैं उनके, कि अब अगर अगली बार 24 में सरकार बनती है और केंद्र में मंत्री बनने की स्थिति आती है तो कहीं संजय झा तो नहीं मंत्री बन जाएंगे, ललन जी। बाबू इस बार भी तो नहीं रह जाएंगे पिछली बार जैसे आरसीपी चले गए थे। देखिए, हुँ। बीजेपी तो सोचेगी ना कि जिसके साथ हमारा कंफर्ट लेवल बेटर है वो आए बिल्कुल, सरकार में, तो बिल्कुल। संजय झा के साथ तो कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है। हुँ। तो इसीलिए नीतीश कुमार को भी इस बात की का अंदाजा होगा, वो तो बहुत आगे की सोचने वाले पॉलिटिशियन है, उनको होगा कि जी। संजय झा को राज्यसभा भेजने से कोई भी ऐसा मैसेज ललन सिंह को लेकर के न बने, इसलिए हुँ। वो अपने साथ लेकर के गए, साथ लेकर के आए। और इसका वो भी वोट को मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, भूमिहार का वोट एक तरह से रहा है हमेशा नीतीश कुमार के साथ, जी। उनको वोट देता रहा है, तो उसका एक कारण ये भी था कि वो बीजेपी के साथ ही रहे हैं, जो कोर हुँ। अलायंस दोनों का है। इसके लिए नहीं तो हमेशा विजय चौधरी, जो सबसे भरोसे के व्यक्ति हैं, वो विजय चौधरी हैं या ललन बिल्कुल। सिंह हैं, जिनको वो हमेशा हुँ। आगे रखते हैं। विजय हुँ। चौधरी के घर पे ही सारे विधायक बुलाए गए, वहीं में विधायकों की बैठक में ये सारे ऐसा आगे की रणनीति फैसला बनी, हुआ। वो इस ऑपरेशन में भी शामिल थे। तो वो भी एक वोट का मैसेज दे रहे हैं, इस बात को कहीं न कहीं। देखिए, वो जी। संजय झा को भेजना भी, संजय झा बहुत क्लोज हैं, बीजेपी के साथ उन्होंने कोऑर्डिनेशन में अपना काम भी किया है, तो हुँ। वो उसका वोट भी एक कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसा ना हो कि अपना समीकरण नहीं छोड़ते हैं नीतीश कुमार कभी भी। जी। उनका कोयरी कुर्मी जो अपना वोट है, धानु, अत्यंत पिछड़ा, और फॉरवर्ड का जो उनका वोट है, उसको हाँ, अपनी तरफ से और जैसे ब्राह्मण तो डबल दे दिया ना, एमएलसी में भी देखिए राजवर्धन आजाद को भेज दिया बिल्कुल, था, बिल्कुल। हाँ, हुँ। और अब देखिए संजय झा को भेज दिया। तो हाँ, बिहार की चर्चा तो जारी ही रहेगी। तो ये कोर वोट को साधने की जी, रणनीति है, जैसे तेजस्वी ने भी बिल्कुल। किया, कोर वोट को हुँ। दिया। बीजेपी ने भी देखिए कोर वोट को वैश्य और अति पिछड़ा, जी। कांग्रेस ने भूमिहार, जेडीयू ने अपना मैथिल ब्राह्मण, तो सब ने अपने अपने हिसाब से, एक तो नई पीढ़ी को पॉलिटिक्स ट्रांसफर हो रही है, उत्तराधिकार ट्रांसफर और विरासत ट्रांसफर हो रही है, और जी। दूसरा समीकरण, वोटों के समीकरण का ध्यान रखा गया है। बिल्कुल। तो देखिए आज बिहार की चर्चा में हम लोगों ने राज्यसभा के उम्मीदवारों के बारे में चर्चा की। बिहार की चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे और आप इसके साथ ही आज हम विदा लेते हैं। आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।